दोस्तों, गोरखनगर एक गांव था जिसमें एक मनोज नाम का भिखारी रहा करता था। मनोज बहुत ही गरीब था और वो पूरा दिन भीख मांगकर बस अपना गुजारा करता था। वो भीख मांगता था। बहुत सारे लोग मनोज को बातें सुनाते थे। अरे साहब जी, कुछ पैसे दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सदा सुखी रहोगे, कुछ दे दो। अरे तुम लोगों का और कोई काम है कि नहीं कि हर वक्त भीख मांगते रहते हो? पहले से ही दिमाग खराब है और एक तुम आ जाते हो दिमाग खराब करने। अरे साहब जी, मैं दूसरे भिखारियों की तरह नहीं हूँ। आप मुझे गलत मत समझे। मैं मजबूरी में भीख मांग रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। अरे तुम में क्या हीरे जड़े हुए हैं जो तुम और भिखारियों की तरह नहीं हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। अरे साहब, काम कैसे करूं? काम के लिए पैसा चाहिए होता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मजदूरी तो कर ही सकते हो ना? जाओ जाके मजदूरी करो और अपना पेट पालो। भीख क्यों मांगते हो? शर्म नहीं आती? अरे साहब, मैं भारी काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक किडनी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ, सुबह से भूखा हूँ। ये कहकर वो आदमी मनोज को धक्का दे देता है और मनोज जमीन पे गिर जाता है। मनोज को काफी चोट आती है। मनोज हिम्मत करके फिर उठता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो पहले बहुत अमीर था। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ राज से शादी करने के लिए। मगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो मेरे साथ शादी करनी थी ना। अब तुम उसके साथ क्यों शादी कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब भी नहीं रही और मैं भिखारी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आई समझ तुम्हें? देखो प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और मनोज को अकेला छोड़ देती है। प्रीति सिर्फ मनोज के पैसे के पीछे आई होती है। जब मनोज से उसकी नौकरी और पैसा चला जाता है तो प्रीति भी मनोज को छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए। अरे मनोज, बात सुनो। तुम ये घर खाली कर दो। आ गई समझ तुम्हें? तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। मगर क्यों सेठ जी, आप मेरे से घर क्यों खाली करवा रहे हैं? मैं इतने अरसे से रह रहा हूँ, आप मत खाली करवाएं। तुमने पिछले 6 महीने का किराया नहीं दिया अभी तक, इसलिए घर खाली करो, तुम्हारा दिवालिया निकल चुका है। अरे सेठ जी, मैं तो आपको हमेशा किराया दे देता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। प्रीति भी मुझे छोड़ के चली गई है और अब आप भी मुझे कह रहे हैं कि घर खाली कर दो, मैं कहाँ जाऊँगा? तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया चुका दो, नहीं तो ये घर खाली कर देना। आ गई समझ तुम्हें? ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और मनोज बहुत ही परेशान होता है कि अब क्या होगा। प्रीति भी उसको छोड़ के चली गई और अब सेठ उसको घर खाली करने का कह रहा है। वो नई जॉब ढूंढता है। मनोज पूरे शहर में जॉब के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा होता है। मनोज बहुत परेशान होता है लेकिन कोई भी उसको जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उस पे आरोप लग चुका होता है। तो फिर मनोज वहाँ पर मजदूरी शुरू कर देता है। आखिर पेट पालने के लिए मनोज को कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन मनोज की किस्मत बुरी होती है कि वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अरे डॉक्टर साहब, मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ बताइए तो सही, मैं कहाँ पर हूँ? मनोज, तुम अस्पताल में हो और तुम्हारी एक किडनी निकाल ली गई है क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि मेरी किडनी ख़राब हो गई हो? मेरी किडनी तो बिल्कुल ठीक थी। मेरी किडनी क्यों निकाली आप लोगों ने? मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मनोज, हो सकता है ये बीमारी तुम्हें पहले से हो और तुम्हें पता ना हो, तुमने कोई टेस्ट ना करवाए हो। जब तुम यहाँ पहुँचे तो तुम्हारी किडनी ख़राब हो चुकी थी और हमने वो निकाल दिया। अब तुम कोई भारी काम नहीं कर सकते। मनोज को वो सेठ घर से निकाल देता है क्योंकि मनोज उसके किराए का इंतज़ाम नहीं कर पाता। मनोज के ऊपर 6 माह का किराया होता है। अब मनोज को वो सेठ निकाल देता है और उसका सामान भी नहीं देता और मनोज बगैर किसी सामान के सड़क पर आ जाता है। मनोज को देखकर एक फ़कीर वहाँ पर आ जाता है उससे हाल पूछने। अरे मनोज भैया, 5 साल हो गए तुम्हें भीख मांगते हुए। कितनी बार कहा है कि किसी को अपना दुख मत सुनाया करो, लेकिन तुम हो के तुम्हें समझ ही नहीं आती बिल्कुल। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा था उसे, लेकिन उसने मुझे धक्का मारकर वापस गिरा दिया। मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्यों ऐसा किया।
अच्छा मेरी बात सुनो, वो सामने ऑफिस देख रहे हो ना, वहाँ पर एक मालकिन आई है नहीं, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती। इसलिए तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर उससे कुछ मांगो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ देगी खाने के लिए। अरे भैया बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात बताई। मैं तो सुबह से भूखा हूँ, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं वहाँ पर जाता हूँ ताकि उससे कुछ ले सकूँ। अरे मालकिन मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। कुछ 2-4 पैसे दे दीजिए, आप सदा सुखी रहेंगी। मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं कुछ खाने के लिए ले सकूँ। मनोज, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम भीख मांगने पे मजबूर हो गए हो? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसने तुम्हें भिखारी बना दिया है? अरे नहीं नहीं, मैं मनोज नहीं हूँ। आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं बिल्कुल भी मनोज नहीं हूँ। तुम मनोज ही हो। हम बहुत अच्छे दोस्त थे पहले। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारा नंबर भी इतनी दफ़ा ट्राई किया और तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तुम मनोज ही हो। तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। आई समझ तुम्हें? हाँ, मैं मनोज ही हूँ। तुम वाक़ई सही कह रही हो सरिता, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? अरे सरिता, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसके मैनेजर ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुझे कंपनी से निकाल दिया और पूरे मार्केट में खबर फैल गई और मुझे फिर किसी ने भी जॉब नहीं दी। फिर मैं मज़दूरी करने लगा जिसके कारण मेरी एक किडनी भी ज़ाया हो गई, तो अब मैं मज़दूरी भी नहीं कर सकता और अब मैं भीख माँगता हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हें तो हर कोई नौकरी देने को तैयार था। तुम तो एक टाइम में शेयर मार्केट के किंग थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें किसी ने नौकरी ही नहीं दी? मुझे बताओ ज़रा। अरे कंपनी के मालिक ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने कोई घोटाला किया है और फिर मज़दूरी करने के कारण मेरी एक किडनी भी ज़ाया हो गई जिसकी वजह से मैं मज़दूरी भी नहीं कर सकता, तो इसलिए अब यहाँ पर भीख मांगता हूँ। बहुत शर्म आती है मुझे। चलो छोड़ो, दफ़ा करो जो भी हुआ। अब मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। मैं तुम्हें अपने पति शेखर से मिलवाती हूँ, इसीलिए तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। चलो अब। अरे सरिता, ये तुम किस भिखारी को घर ले आई हो? तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? ये भिखारी नहीं है, ये मेरा दोस्त मनोज है जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। मैं इसको अपने घर ले आई हूँ इसीलिए क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। भला ये भिखारी हमारी क्या मदद करेगा? तुम में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो। किसी ज़माने में इसको शेयर मार्केट का किंग कहा जाता था। ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है अच्छे शेयर लेने में। इसकी वजह से हमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है। सरिता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये मुझे अपने घर में नहीं पसंद, बाहर निकालो इसे। जैसे ही शेखर मनोज के साथ बुरा व्यापार करता है तो मनोज वहाँ से जाने लगता है। मनोज दिल ही दिल में बहुत दुखी होता है कि उसे हमेशा भिखारी होने के ताने ही दिए जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है मनोज के साथ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं वो हमारे कितने काम आ सकता था। तुम जानते ही नहीं हो कि उसको शेयर मार्केट का कितना ज़्यादा नॉलेज है। अरे सरिता, तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है। भला भिखारी क्या जाने शेयर मार्केट के बारे में। और हाँ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। मैं खाना खाऊंगा, मैं सुबह से बिल्कुल भूखा हूँ। शेखर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदता है और वो बहुत घाटे में चले जाते हैं। तभी शेखर बहुत परेशान होता है कि आखिर ये मैंने क्यों ख़रीदे और क्या कर दिया मैंने। अरे क्या हुआ आपको? क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? मुझे बताइए तो सही, क्या समस्या हो गई है? अरे मैंने कुछ शेयर ख़रीदे थे, उनके भाव बहुत गिर चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने कहा था ना आपको कि मनोज को रख लेते हैं। वो होता तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती। लेकिन आप तो हमेशा अपनी ही करते हैं, किसी की बात कहाँ सुनते हैं आप। अरे सरिता, तुम क्या मनोज को वापस ला सकती हो? मैं उसको नौकरी पर रख लूँगा ताकि वो हमारे घाटे वाले शेयर को प्रॉफ़िट में बदल सके। मैंने उसका दिल दुखाया है तो मैं उससे माफ़ी भी माँगूँगा। अभी मैं मनोज को ले आती हूँ, तुम चिंता मत करो। वो ज़रूर हमारा फ़ायदा करेगा और हमारी मदद करेगा।
यूँ सरिता मनोज को लाने के लिए निकल पड़ती है। सरिता बहुत परेशान होती है कि मैं मनोज को कैसे वापस लाऊं, क्योंकि शेखर ने तो उसको बहुत जली कटी सुनाई होती हैं, तो वो बहुत नाराज़ होगा। उसे समझ नहीं आती कि उसे कैसे लाऊं। अब मैं मनोज को ले आई हूँ, तुम खुद ही इससे बात कर लो अब। अरे मनोज, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे साहब जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। आप मुझे बताइए आखिर आपकी समस्या क्या है? अरे मनोज, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने कुछ शेयर्स ख़रीदे थे, अब वो बहुत घाटे में हैं। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, बस इसीलिए चिंता कर रहा हूँ। तुम उसको किसी तरीके से फ़ायदे में ले जाओ। मैंने सुना है तुम शेयर मार्केट के किंग थे। अरे साहब जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताइए आपने कौन से शेयर्स ख़रीदे थे? मैं उसको फ़ायदे में ले जाऊँगा, आप सिर्फ़ बताइए मुझे। अरे मनोज, मैं कल ऑफ़िस में तुम्हें सब डिटेल बता दूंगा। वो ऑफ़िस में पड़े हुए हैं सारी डिटेल्स। और हाँ, हम तुम्हें नौकरी में रख रहे हैं और तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी देंगे, और अब तुम्हें ये भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अरे साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे नौकरी पे रखा और मेरी भीख मांगने से जान छूट गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सारे शेयर्स फ़ायदे में जाएंगे। अगले दिन शेखर और मनोज दोनों ऑफिस चले जाते हैं और शेखर मनोज को सब कुछ बताना शुरू करता है। अरे मनोज, मैंने महिंद्रा ग्रुप के शेयर्स खरीदे थे जो कि बहुत घाटे में चले गए हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही इसको देखो, तुम ही इनको फ़ायदे में लाओ। अरे साहब जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ये सारी डिटेल्स मुझे दे दीजिए और 15 दिन तक मैं इन सारे शेयर्स को फ़ायदे में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप 15 दिन तक देखिएगा, जब मैं इन शेयर्स को फ़ायदे में लेके जाऊंगा तो आपको बहुत धन मिलेगा और आप देखिएगा आप बहुत अमीर होंगे। अब शेखर बहुत अमीर हो चुका होता है, उसने बहुत धन कमा लिया होता है, क्योंकि जो शेयर्स उसने घाटे में दिए होते हैं मनोज को, मनोज की मेहनत की वजह से वो शेयर्स बहुत ही प्रॉफिट में जा चुके होते हैं और मनोज को बहुत ज़्यादा पैसा शेखर की तरफ से भी उन शेयर्स की वजह से मिलता है। अब मनोज भी बहुत अमीर हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी धन जमा हो चुका होता है, क्योंकि शेखर ने उसको काफ़ी दौलत दे दी होती है और मनोज भी अपना शेयर्स का व्यापार शुरू कर चुका होता है। अब मनोज के पास बहुत ही अच्छा घर होता है रहने के लिए। मनोज ने वो इतना बड़ा घर ख़रीद लिया होता है उन पैसों से। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखा मनोज की मेहनत से कैसे मनोज अमीर हो गया और उसने वो घर ख़रीद लिया। मनोज ने मेहनत करके अपने आप को भिखारी से करोड़पति बना लिया और वो बहुत खुश था कि अब वो भीख नहीं मांगता था और लोगों की जली कटी भी नहीं सुनता था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।